हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, जो कि यह ज्योग्राफी का है, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। जो यह क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसमें मेन टॉपिक क्या है, इसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आप सभी को बता दूं, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। मैं आज आज पहले वाले और आज वाले और नेक्स्ट जो भी बनाऊंगा वह सबका स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और इस पे प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड का भी रिलेटेड ही रहता है, सेम ही रहता है। चैप्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, बस इतना ही रहता है। तो सबसे पहले मैं आज हिंदी मीडियम से, ये इसका पहला भी वीडियो जो बनाया था वो भी हिंदी मीडियम था, आज वाला भी हिंदी मीडियम है। नेक्स्ट भी जो भी बनाऊंगा वह हिंदी मीडियम रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी, तो फिर एसएसटी का प्रॉपर इंग्लिश मीडियम नोट्स मैं आप सभी के बीच लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन क्या है। भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इनमें कई राज्यों में इनका वितरण बड़ा घना और कई बड़ा विरल है। यानी हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। मतलब हरियाणा में 3.8% भूभाग पर वन है। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश हैं जिसका लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका हुआ है, ढका पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार जबकि अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर, मिजोरम मिजोर मिजोरम किराने वाला निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर वन वन है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर वन है। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों का अधिक क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। आप सभी को मेन टॉपिक क्या है याद रखना है, तो चलिए हम आप सभी को अंडरलाइन कर देते हैं। एक तो ये, उसके बाद एक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर वन है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली राज्यों में 10% से भी कम है। लेकिन होना कितने चाहिए परसेंट? 33%। तो वनों की कमी है हमारे यहाँ। अब कह रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लंबित लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ वन बने प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों को सुरक्षा और प्रबंधन की ओर से सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं और अपने काम को देखभाल कर सकें। सैलानियों को भी एक नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने दिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। चीता राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जैव विविधता के बारे में जानते हैं। वन एवं वन्य जीव एवं कृषि फसलों में जो इतनी विविधताएं पाई जाती हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है इसके बारे में एक मिनट। तो ये है आपको जैव विविधता किसे कहते हैं, ये हो गया आपका आंसर। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक होते हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। पहला, जंगली जानवर। जंगली जानवर को मारना और आखेट, इसमें थोड़ा सा गलती हो चुका गया है। दूसरा है वन्य जीव के आवास का विनाश। तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब कह रहा है विशक्तिकरण। चौथा है जंगलों के दावानल का प्रकोप। अब कह रहा है भारतीय जीव जंतुओं का संरक्षण। अपनी प्राकृतिक संपदा पर हर देश का गर्व होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा पर हर देश को गर्व होता है और यही अवस्था भारत की भी है। इस संपदा का संरक्षण करना बहुत बड़ा आवश्यक है। पहला, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जोन
जो जन तो प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतने मधुर वाणी निकल वाणी निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुक्त होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। तीसरा है, भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष एक दर्शक गण भारत आते रहते हैं। इस प्रकार न जाने भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पारस्परिक संतुलन को बनाए रखने में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। चौथा, यह प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का अवहेलना कर दी गई तो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत से पशु और पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी और वे बेचारे उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। छठा पॉइंट है, यदि विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान रखा जाए तो गेंडा, बाघ, कसूरी, हिरण और सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव शिकारियों की बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वन्य प्राणियों का कंडक्शन कंडक्शन आती है और आवश्यक हो जाता है। अब याद रखने योग्य बातें हैं, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विश्व का सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 18 लाख पाई गई है। भारत में 10% वन्य वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। भारत में 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। सातवां पॉइंट है, बंगाल पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। आठवां है, हिमालय यव एक प्रकार का औषधीय पौधे हैं जो कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी हैं। नौवां है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। और 10वां पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। तो इसमें से मेन पॉइंट जो था ये 10 क्वेश्चन पॉइंट्स आप सभी को याद रखने योग्य बातें हैं जो कि इस चैप्टर से मेन 10 मुख्य पॉइंट बन के निकला है। तो इसी तरह के वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 यानी चैप्टर नंबर 3 का बनाएंगे। आप सभी को अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।